सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम यूनिट 10 अन्य गद्य विधाओं पे जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। टोटल प्रश्न जो है 160 है। ठीक है, गलती से मैंने 100 लिख दिया है यहाँ पे। टोटल प्रश्नों की संख्या जो है 160 है, जिसको हम 2 भागों में जो है इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आधे आज के क्लास में और आधे कल की क्लास में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पात्र माटी की मूर्तें रेखाचित्र से नहीं है? रजिया, सरजू, परमेश्वर, सोमर। बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। निम्न में से कौन सा पात्र माटी की मूर्तें रेखाचित्र से नहीं है? तो रजिया भी है, सरजू भी है और परमेश्वर भी है। ठीक है, सोमर नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ए बी सी हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी। ठीक है, जितनी भी गद्य विधाएँ लगी हुई हैं यूनिट 10 में सभी से जो है मैंने प्रश्न लिया है। ठीक है, तो आप लोग जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा और पीडीएफ जो है मैं कल भेज दूंगी। और हाँ, आज जो है आज मैं आप लोगों को रात में पीडीएफ भेज दूंगी यूनिट 7 हिंदी कहानी का। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ जो है कथन दिए गए हैं और एक तरफ रचनाएं हैं। ठीक है, कौन सा कथन किस रचना से है ये आप सभी को बताना है। ऑप्शन ए देखेंगे, वह कलम टूट जाए तो निंदा के लिए उठती है। वह कलम टूट जाए तो निंदा के लिए उठती है। बी ऑप्शन है, यदि समय के सामने कितना व्यक्ति समय के सामने कितना विवश है, समय को स्वीकृति देने के लिए भी शरीर को कितना मूल्य देना पड़ता है। ठीक है। सी ऑप्शन है, हमारे क्षेत्र में तमाम ब्राह्मण उस समय की 2 बैल, ठीक है, उस समय के 2 बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह वाली कांग्रेस पार्टी के कट्टर समर्थक थे। डी ऑप्शन है, जिसको तुम त्याग, तपस्या, बलिदान समझती हो वह एक भी नहीं है, या तो हम तुम दोनों का अपने पापों का प्रायश्चित है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है, इन चारों रचनाओं से, लेकिन आप सभी को बताना है कौन सा कथन जो है किस रचना से है, मिलान करना है इसको। तो चलिए देख लेते हैं। ए का ए हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। ठीक है, यानी बिल्कुल क्रम में है 1 2 3 4। ए ऑप्शन का जो कथन है वो माटी की मूर्तें से ही है। एक मिनट रुक जाइए आप लोग। ठीक है ना, ऑप्शन ए जो है वो माटी की मूर्तें से है और बी जो कथन है वो ठकुरी बाबा से है। सी ऑप्शन का जो कथन है वो मुर्दैया से है। ठीक है, और डी ऑप्शन जो है प्रेमचंद घर में। तो राइट आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, माटी की मूर्तें रचना में किस पात्र के कारण अचानक मौत हो जाने से लोग उसे डायन समझने लगते हैं? ये सभी पात्र जो है माटी की मूर्तें रचना से हैं। ठीक है, रजिया, रूपा की आजी, बुधिया, भौजी। तो क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर हमारा हो जाएगा रूपा की आजी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्ति की पात्र रजिया की भेंट लेखक से किस शहर में हुई है? देखो इसको मैंने वन लाइनर में लिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन जो है वन लाइनर में ही आएगा, कथन में भी आ सकता है। ठीक है, जैसे कथन में ही आप सभी को पता है एनटीए का जो पेपर आता है वो 85% या 80% जो है कथन में ही होता है मिलान करने के लिए। ठीक है ना, लेकिन इसको वन लाइनर में लिया है तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, माटी की मूर्ति की जो पात्र रजिया है उसकी भेंट लेखक से किस शहर में होती है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा पटना शहर में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कला का काम जीवन को छिपाना नहीं उसे सुधारना है, कला वह जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। उपर्युक्त कथन किस रचना से है? राइट आंसर हो जाएगा माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें रचना से ही यह कथन है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। माटी की मूर्तें रचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, माटी की मूर्तें में लिखित सभी रेखाचित्र बेनीपुरी जी ने हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहते हुए लिखे थे। ऑप्शन दूसरा है, शुरुआती संस्करण में 11 रेखाचित्र थे, सन 1953 में
सन 1953 के संस्करण में रजिया के जुड़ने से संख्या जो है 12 हो गई। ठीक है, ऑप्शन तीसरा देखेंगे। मैं जो कोल्ड हो रखा है ना, मुझे कोल्ड से अपने बहुत परेशान हूँ कल से। ठीक है ना, तीसरा देखेंगे आप लोग। इन सभी संस्मरणात्मक रेखा चित्रों को बेनीपुरी जी ने स्वयं आत्मकथा कहा है। चौथा ऑप्शन देखेंगे। माटी की मूर्ति रचना का पात्र बाल गोविंद भगत खजड़ी बजाकर कबीर के पद गाया करता था। पांचवा ऑप्शन है, इस रचना का पात्र देव लेखक का बचपन का भाई है। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन दूसरा भी सही है और ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, 1 2 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 4 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना। पांचवा ऑप्शन देखेंगे। इस रचना का पात्र देव लेखक के बचपन का भाई नहीं दोस्त होता है। ठीक है ना, दोस्त होता है। ठीक है, राइट आंसर 1 2 4 हमारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माटी की मूर्ति रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष बताइए। माटी की मूर्ति रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष क्या है? एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? माटी की मूर्ति रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 1946। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्ति शब्द चित्र की शुरुआत किस महीने से होती है? माटी की मूर्ति शब्द चित्र की शुरुआत जो है किस महीने से होती है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा, पूस महीने से। ठीक है, अगला प्रश्न है, मौन मेरी पराजय का चिन्ह नहीं, प्रयुक्त व जय की सूचना है। उपयुक्त कथन किस रचना से है? मौन मेरी पराजय का चिन्ह नहीं, प्रयुक्त व जय की सूचना है। यह कथन किस रचना से है? क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठकुरी बाबा। ठीक है, ठकुरी बाबा से जो है ये कथन है। यहाँ पे बाबा रहेगा, ठकुरी बाबा। महादेवी वर्मा का कथन है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ठकुरी बाबा का संकलन किस संग्रह में है? ठकुरी बाबा का संकलन किस संग्रह में है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा स्मृति की रेखाएं। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। रेखाएं यहाँ पे गलत है। ठीक है, स्मृति की रेखाएं में संकलित है ठकुरी बाबा रेखा चित्र। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इसका प्रकाशन वर्ष आप लोग जानते रहिए। स्मृति की रेखाएं का प्रकाशन वर्ष है 1943। अगला प्रश्न है, मुर्दैया के लेखक तुलसीराम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़े सेंटर का प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बनने का श्रेय किसे देते हैं? मुर्दैया के लेखक जो हैं तुलसीराम, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़े सेंटर के प्रोफेसर बनते हैं, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बनते हैं। उसका श्रेय वो किसे देते हैं? इनमें से जो है किनको किनको देते हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, यानी मुन्नर चाचा, सोनई और दढ़ियल जेदी को। ठीक है, ये मुर्दैया आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, ये मुझे लगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ से जो मैंने क्वेश्चन लिया है। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ए, बी, सी हो जाएगा, ऑप्शन ए।
आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मुर्दैया में निम्नलिखित उपशीर्षक को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। मुर्दैया में आए उपशीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। पहले आएगा भूतैया पारिवारिक पृष्ठभूमि, फिर आएगा मुर्दैया तथा स्कूली जीवन, फिर आएगा अकाल में अधिवास, उसके बाद आएगा भूतैनिया नागिन, फिर आएगा चले बुद्ध के राह। ठीक है, ये मुर्दैया के जो उपशीर्षक हैं उनको सभी उपशीर्षकों को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मैं गणित के प्रश्नों को चिकनी ज़मीन खपड़े से लिखकर हल कर लेता था, फिर उसे छोटे छोटे अक्षरों में पटरी या कॉपी पर उतार लेता था। उपर्युक्त कदर मुर्दैया में संकलित किस उपशीर्षक या खंड से लिया गया है? राइट आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा अकाल में अधिवास। ठीक है, अकाल में अधिवास जो शीर्षक है उससे जो है ये लिया गया है। ठीक है, इससे जो है प्रश्न बनता ही है। जो उपशीर्षक जो लगे हुए हैं छः उपशीर्षक जो लगे हुए हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा और किस उपशीर्षक में क्या बात की गई है, क्या बात किया है लेखक ने, उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, पर क्योंकि प्रश्न वहीं से पूछा जाता है ज़्यादा। अगला प्रश्न है, मुर्दैया के लेखक तुलसीराम को आजमगढ़ जाकर पढ़ाई करने के लिए सुग्रीव सिंह ने कितने रुपए दिए थे? सुग्रीव सिंह ने तुलसीराम को कितने रुपए दिए थे आजमगढ़ जाकर पढ़ाई करने के लिए? 30 रुपये। ठीक है, आप पढ़ेंगे मुर्दैया तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 30 रुपये। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। आज थोड़ा सा मैं जो है कोल्ड के कारण तेज़ नहीं बोल पा रही हूँ। ठीक है ना, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आवाज़ जो है अच्छी से आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। खेले लागे अंगना के कुंवर कन्हैया हो, बोले लागे मैया नौकी खोटो बल भैया हो। यह जो पंक्ति है किस रचना से, यह जो पंक्ति है वो किसकी है? यह पंक्ति जो है किस पात्र की है ना? ठकुरी बाबा रेखाचित्र से किस पात्र का है? ठकुरी बाबा का, रजिया का, भक्तिन का या मुशिया का? तो ठकुरी बाबा का है। ठीक है, यह पंक्ति जो है ठकुरी बाबा का है, गीत है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। मुर्दैया का कौन सा पात्र लेखक के मित्र बनते हैं परंतु छल और द्वेष से लेखक की छात्रवृत्ति में से आधे 81 रुपये जबरन ले लेते हैं? रामधन होता है वो, या रूपराम, विजयी पांडे या देवराज? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? देवराज। ठीक है, देवराज राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ जो मैंने प्रश्न लिया 160, वो सिर्फ यूनिट 10 में जो आपके टॉपिक लगे हुए हैं, जितनी भी विधाएं लगी हुई हैं, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, ठीक है, वहीं से मैंने प्रश्नों को लिया है। कहीं और से मैंने प्रश्नों को नहीं लिया है। ठीक है ना। आप लोग पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से आपको पता होगा। लेकिन उसके बाद भी जो अन्य गद्य विधाएं जो लगी हुई हैं, जो इनके जो एक तो ये टॉपिक में आपके है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए महादेवी वर्मा की जो रेखा चित्र हैं इसमें, चाहे राम ऋषिवनीपुरी की जो रेखा चित्र हैं, इनके अलग भी अन्य जो रेखा चित्र हैं उनको भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी इसमें लेखक हैं अन्य गद्य विधाओं में, उन सभी लेखकों का जो यात्रा वृत्तांत है, जो रेखा चित्र है, संस्मरण है, उनको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। उसका मैंने वीडियो बना रखा है, वो लिंक मैं भेज दूँगी। बहुत पहले मैंने पढ़ा रखा है उसको,
तो उसको बहुत कम स्टूडेंट ने देखा भी है, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा 4 से 5, तो उसका लिंक मैं भेज दूँगी, ठीक है ना। तो उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। प्रकाशन वर्ष के साथ जो है मैंने उसको पूरा विधिवत अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है ना। आधा घंटा 20 मिनट का वो वीडियो है, आप लोग देख लेंगे उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का, संभवतः वह मेरे लिए नटिनिया, ठीक है। उपयुक्त कथन मुर्दैया में संकलित किस उपशीर्षक से है? ये जो कथन है मुर्दैया से तो है, ठीक है, और कई बार पूछा भी गया है। ये कथन तुलसीराम का है, मुर्दैया रचना से, आत्मकथा से है, लेकिन किस उपशीर्षक से है, ठीक है। ये कथन आ चुका है कि किसका है, तो तुलसीराम का है। किस रचना से है, तो मुर्दैया से है। अब अगर आएगा तो ये यही पूछेगा कि किस उपशीर्षक से है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस प्रश्न को लिया है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चले बुद्ध की राह। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। प्रेमचंद घर में संदर्भ में विचार कीजिए। प्रेमचंद घर में के संदर्भ में विचार कीजिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 है प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद की जीवनी है। दूसरा ऑप्शन है इसका प्रकाशन वर्ष, इसका होगा यहाँ पे, इसका प्रकाशन वर्ष 1944 में हुआ था। तीसरा ऑप्शन है शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के संपूर्ण जीवन को इस पुस्तक में 88 भागों में दिखाया है। ऑप्शन 4 है पुस्तक की श्रद्धांजलि शिवरानी देवी तथा आमुख शिवरानी देवी ने लिखा है, ठीक है। यहाँ पे जो है आमुख शिवरानी देवी नहीं, यहाँ पे बनारसी दास होगा, ठीक है, बनारसी दास। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये शिवरानी देवी काट दे रही हूँ यहाँ पे, यहाँ इस लाइन में बनारसी देवी है, ठीक है। आमुख बनारसी देवी नहीं, सॉरी, बनारसी दास ने लिखा है, बनारसी दास चतुर्वेदी पूरा नाम है, ठीक है। पांचवा ऑप्शन है इस जीवनी में प्रेमचंद के बचपन से लेकर युवा अवस्था तक का वर्णन है। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? पहला बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, ठीक है, तीसरा भी सही है, तीसरा ऑप्शन भी सही है, चौथा और पांचवा यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे मैंने दिया है ऑप्शन में पुस्तक की श्रद्धांजलि शिवरानी देवी ने लिखा है, शिवरानी देवी ने नहीं, ये श्रद्धांजलि जो है बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखा है, ठीक है, बनारसी दास चतुर्वेदी। और आमुख जो है वो शिवरानी देवी ने लिखा है, जो मैंने इसको उल्टा कर दिया था, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। प्रेमचंद घर में जो रचना है इसका श्रद्धांजलि जो है बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखा है और आमुख जो है शिवरानी देवी ने लिखा है, ठीक है। उल्टा कर दिया था इसलिए गलत हो गया। और पांचवा ऑप्शन क्यों गलत है? इस जीवनी में प्रेमचंद के बचपन से लेकर युवा अवस्था का वर्णन है, नहीं, प्रेमचंद के बचपन से लेकर, जन्म से लेकर इनके लास्ट दिन तक का वर्णन है, ठीक है। तो इसलिए दोनों ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर 1, 2, 3 होगा, 1, 2, 3 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद घर में जीवनी के अनुसार शिवरानी देवी ने प्रेमचंद का पहला उपन्यास किसे माना है? ये सभी प्रश्न को मैं करा चुकी हूँ, लेकिन उन्हीं प्रश्नों में से मैंने छांट के इन प्रश्नों को लिया है, ठीक है। 1 मिनट आप लोग होल्ड करिएगा, बस थोड़ा सा मैं एरोप्लेन मोड पे कर दूँ, नहीं तो फ़ोन आ जाएगा किसी ना किसी का, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? प्रेमचंद घर में जीवनी के अनुसार शिवरानी देवी ने प्रेमचंद का पहला उपन्यास किसे माना है? तो कृष्णा को माना है, ठीक है, कृष्णा को शिवरानी देवी ने, और प्रेमचंद घर में जीवनी के अनुसार, पुस्तक के अनुसार भी कृष्णा ही इनका जो है उपन्यास है पहला, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शिवरानी देवी ने प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमा का दूसरा नाम क्या बताया है? और दूसरा जो उपन्यास इनका माना गया वो प्रेमा को माना गया, लेकिन शिवरानी देवी ने इसका क्या नाम बताया? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा विभव, ठीक है, विभव। विभव और वैभव में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, विभव याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, धीमर में फंसियो अभिदीनहीन सफरीन
प्रेमचंद भोजन करे विद्या बुद्धि प्रवीण। उपयुक्त दोहा किस रचना से है? स्मृति की रेखाएं, प्रेमचंद घर में, गबन, सेवा सदन। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना। ये दोहा जो है प्रेमचंद घर में रचना से है, जीवनी से। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्यादा से फारजी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। प्यादा से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। उपयुक्त दोहा किस रचना से लिया गया है? यह दोहा जो है किस रचना से लिया गया है? तो प्रेमचंद घर में। ये दो दोहे हैं, तो दोनों दोहों को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। एक धीमर में फंसियो अभी दीनहीन सफरीन, और जो है प्यादा से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। ये दोनों दोहा है प्रेमचंद घर में जीवनी से, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, स्त्री में स्त्रीत्व ही नहीं बल्कि मातृत्व भी होना चाहिए। जब तक वह भाव ना हो तब तक किसी से प्यार पालन कुछ भी संभव नहीं है। उपयुक्त कथन प्रेमचंद घर में रचना से किस पात्र का है? ये एक तो कथन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रेमचंद घर में जीवनी से यह कथन है, लेकिन किसका है? प्रेमचंद का, शिवरानी देवी का, देवी प्रसाद का, या कमला का? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। ये स्वयं जो है प्रेमचंद ने कहा है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। मुर्दैया के संदर्भ में विचार कीजिए। मुर्दैया के संदर्भ में विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 देखेंगे, तुलसी राम का गांव का नाम 12 गाँव है, नहीं धर्मपुर है। ठीक है, धर्मपुर। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, मुर्दैया आजमगढ़ में स्थित लेखक के गांव के शमशान घाट का नाम है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखेंगे, अकाल में अधिवास मुर्दैया के तीसरे खंड उपशीर्षक का नाम है, बिल्कुल सही है ये। चौथा ऑप्शन है, मुर्दैया रचना की भूमिका अखिलेश ने लिखा था, नहीं स्वयं लेखक ने लिखा है। पाँचवा ऑप्शन है, मुर्दैया में राहुल संस्कृत्यायन की पुस्तक बोलगा से गंगा का उल्लेख मिलता है। तो ये राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर 2, 3, 5 हो जाएगा। ठीक है ना। बी ऑप्शन सही होगा। एक को यहाँ हटा देती हूँ, सब में से हटा दिया मैंने। ठीक है, ऑप्शन आप लोग मान लेंगे बी 2, 3, 5। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र ठकुरी बाबा रचना से है? इनमें से कौन सा पात्र जो है ठकुरी बाबा रचना से है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? बेला है, ठकुराइन है और सहुआइन है। ठीक है, बेला, ठकुराइन और सहुआइन, ACD। ऑप्शन बी ACD राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, व्यक्ति समय के सामने कितना विवश है? समय को स्वीकृति देने के लिए भी शरीर को कितना मूल्य देना पड़ता है? उपयुक्त कथन किस रचना से है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 का? राइट आंसर हो जाएगा ठकुरी बाबा। ठीक है, ये कथन जो है ठकुरी बाबा से। पहले जो दूसरा प्रश्न मैंने सॉल्व कराया, इस कथन को मैंने लिया था वहाँ पे। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित ठकुरी बाबा किसमें संकलित है? अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है रिपीट हुआ है ना। स्मृति की रेखाएं, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 28, स्मृति की रेखाएं रचना में कितने रेखा चित्र हैं?
5, 10, 8 या 7। स्मृति की रेखाएं में कितने रेखा चित्र संकलित हैं? तो 7। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 7। ठकुरी बाबा रेखा चित्र के संदर्भ में संगत बताइए। पहला ऑप्शन है इसके नायक ठकुरी बाबा स्वयं हैं। बी ऑप्शन है इसमें एक देहाती कवि के जीवन को चित्रित किया गया है। सी ऑप्शन है लेखिका महादेवी वर्मा की ठकुरी बाबा से भेंट प्रयाग में उनके कल्पवास के दौरान हुई थी। डी ऑप्शन है इस रचना का प्रकाशन वर्ष 1943 है, या उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। संगत बताना है ना, तो उपरोक्त सभी होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आप हुदरी आत्मकथा के प्रथम भाग का क्या नाम है? आप हुदरी आत्मकथा जो है इसका प्रथम भाग का क्या नाम है? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा ऑप्शन बी हादसे। हादसे को भी आप लोग थोड़ा सर्च करके पढ़ लीजिएगा। जो हादसे ये इसका जो पहला भाग है आप हुदरी आत्मकथा का, इसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये। आगे देखिए, अगला प्रश्न है नदी को न पत्थर बांध सकते हैं न बांध। नदी तब तक नहीं रुकती जब तक उसके पानी का स्रोत खत्म नहीं हो जाता, और मैंने अपने भीतर के स्त्री के स्रोत को कभी खत्म नहीं होने दिया। ठीक है, उपरोक्त कथन किस रचना से है? आप हुदरी, मेरी तिब्बत यात्रा, भोला राम का जीव, एक कहानी है। अभी राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आप हुदरी। ठीक है, रमणिका गुप्ता का कथन है ये। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। जब लड़की बड़ी होती है तो उसकी जमात बड़ी होती है, केवल उसका व्यक्तित्व तो नहीं। उपरोक्त कथन किस रचना की भूमिका से लिया गया है? जब लड़की बड़ी होती है तो उसकी जमात बड़ी होती है, केवल उसका व्यक्तित्व नहीं। ये कथन कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण होता है, जो प्रचलित हो जाता है, जो कथन, जो रचनाएं, जो रचनाकार, वो बार बार पूछा ही जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार पूछ दिया गया तो कभी पूछा नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 आप हुदरी। ठीक है, आप हुदरी की भूमिका से लिया गया है ये। अगला प्रश्न है आप हुदरी आत्मकथा में लेखिका पर किसका प्रभाव पड़ा? फ्रायडवाद का, दर्शनवाद का, नारीवाद का, मार्क्सवाद का। आप हुदरी आत्मकथा में लेखिका पर किसका प्रभाव पड़ा? आप हुदरी जो आत्मकथा है इसकी भूमिका जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मुर्दैया जो है उसकी भूमिका, जितनी गद्य विधाएँ हैं इसकी भूमिका आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेट पे भी अवेलेबल है, अगर नहीं है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं दे दूँगी। ठीक है, जिसका है मेरे पास वो मैं आप लोगों को दे दूँगी। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रायडवाद का। ठीक है, आप हुदरी आत्मकथा में जो है लेखिका पर किसका प्रभाव पड़ा था? तो फ्रायडवाद का, ध्यान रखिएगा आप लोग। जामुन का पेड़ का प्रकाशन वर्ष क्या है? जामुन का पेड़ का प्रकाशन वर्ष 1960 है। ठीक है, अगला प्रश्न है जामुन का पेड़ के संदर्भ में असंगत बताइए। ऑप्शन ए है यह रचना हास्य व्यंग्य कहानी विधा है। ऑप्शन डी है इसमें सरकारी दफ्तरों की लंबी और विवेकहीन कार्यप्रणाली की वजह से एक शायर की मौत हो जाती है। ऑप्शन सी है इस रचना में इंसानियत की जगह व्यवस्था महत्वपूर्ण बताया गया है। ऑप्शन डी है इस रचना के लेखक कृष्णचंद्र नहीं हैं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस रचना के लेखक जो हैं कृष्णचंद्र ही हैं, बाकी सभी ऑप्शन जो है बिल्कुल संगत हैं। ठीक है, लेकिन असंगत पूछा गया है तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जामुन का पेड़ के पात्र इनमें से कौन है? क्वेश्चन होना चाहिए निम्नलिखित में से जामुन के पेड़ के पात्र हैं, बताइए। चपरासी, माली, शायर, क्लर्क। तो सभी हैं, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी नहीं है।
ऑप्शन ई होना चाहिए यहाँ पे, उपरोक्त सभी, ठीक है ना, उपरोक्त सभी ई ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, जामुन का पेड़ रचना में किस विभाग का उल्लेख नहीं है। आप लोग जामुन का पेड़ पढ़े होंगे तो उसमें जो है विभागों का जो है उल्लेख वहाँ पे हुआ है, तो उन विभागों का नाम आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, सिंचाई विभाग, ठीक है। बाकी वाणिज्य विभाग, कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर और संस्कृत विभाग, ठीक है, ये सभी हैं, सिंचाई विभाग नहीं है। आगे देखेंगे, जामुन का पेड़ कितना फलदार है। उपयुक्त कथन जामुन का पेड़ से किस पात्र का है। उपरोक्त कथन जामुन के पेड़ से किस पात्र का है। क्वेश्चन नंबर 38 का ए हो जाएगा, कलर्क कहता है ये, ठीक है। अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़ के लेखक कौन है। जामुन के पेड़ के लेखक कौन है। सी ऑप्शन सही होगा, कृष्णचंद्र। अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़ किस विधा की रचना है। आत्मकथा, उपन्यास, जीवनी या कहानी। जामुन का पेड़ किस विधा की रचना है। कहानी विधा की रचना है, ठीक है, हास्य व्यंग कहानी विधा की रचना है। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं क्योंकि ये अन्य गद्य विधाओं में जो है ज़्यादातर आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र ये सभी विधाएं लगी हुई हैं, तो ये जो है हास्य व्यंग कहानी है, तो इस पर ज़रा गौर आप लोग करिएगा, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, जामुन का पेड़ कहानी में आए शब्द के अर्थ संगत हैं। इनमें से जामुन के पेड़ में जो है जो रचना है उसमें जो है बहुत सारे जो वहाँ पे उर्दू शब्द आते हैं, उनके अर्थ यहाँ पे मैंने लिया है वहाँ से प्रश्न, ठीक है। तो देखेंगे कौन सा जो यहाँ पे संगत पूछा जा रहा है। ताज्जुब का, आश्चर्य, तगालुफ का, देर या उपेक्षा, रुआसा या रोनी का, सूरत। रुआसा का यानी रोनी सूरत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ डैश नहीं रहेगा। रुआसा का रोनी सूरत, झक्कड़ का आंधी या उपरोक्त सभी। तो ताज्जुब का तो आसान है, ठीक है, तगालुफ का थोड़ा सा यहाँ पे कठिन है, और रुआसा का, ये दोनों याद रखिएगा। झक्कड़ भी मुझे लग रहा है आप लोग में से सब लोग जानते ही होंगे, आंधी, ठीक है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, सभी जो है यहाँ पे संगत हैं। जामुन का पेड़ कहानी के अनुसार पेड़ किस राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था, बताइए। पोटानिया के प्रधानमंत्री ने, ब्रिटेन के या ऑस्ट्रेलिया के या भारत के प्रधानमंत्री ने। जामुन के पेड़ कहानी के अनुसार पेड़ किस राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोटानिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी क्या था। शायर था, गायक था, किसान था या माली था। जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी क्या था, तो एक शायर था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शायर। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी के संदर्भ में विचार कीजिए। एक कहानी यह भी के संदर्भ में विचार कीजिए। ऑप्शन एक है, इस रचना का प्रकाशन वर्ष 2008 है, 2008 नहीं 2007 है, ठीक है, गलत हो जाएगा ये। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, इसमें लेखिका के बचपन से लेकर तलाक की कहानी है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, यह 2 भागों में प्रकाशित है। चौथा ऑप्शन देखेंगे, इस रचना को मन्नू भंडारी ने लेखक की आत्मकथा कहा है। पांचवा ऑप्शन है, यह विचारात्मक शैली में लिखा गया है। तो राइट आंसर इसका बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा। ऑप्शन एक तो गलत है यहाँ पे, राइट आंसर ए हो जाएगा 2, 3, 4। दूसरा बिल्कुल सही है, इसमें लेखिका के बचपन से लेकर तलाक की कहानी है, ये 2 भागों में प्रकाशित है, ठीक है। चौथा ऑप्शन जो है गलत है, ठीक है, नहीं गलत, सॉरी गलत नहीं है, सही है। इस रचना को मन्नू भंडारी ने लेखक की आत्मकथा कहा है, बिल्कुल सही है। पांचवा ऑप्शन जो है गलत क्यों है, क्योंकि इसको जो है मन्नू भंडारी ने विचारात्मक शैली में नहीं लिखा गया है, ठीक है, आत्मपरक शैली में लिखा गया है, ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। और ए ऑप्शन में जो है
2007 में इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, तो राइट आंसर 2, 3, 4 ऑप्शन ए 2, 3, 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, इन पंक्तियों को तो अब झड़ना ही होगा, इसमें मोह रखकर अब क्या काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये अब जान नहीं देने वाले, इस पौधे को अब जड़ से देखना होगा। उपयुक्त कथन किस रचना से उद्धृत है? यह जो कथन है किस रचना से है? क्वेश्चन नंबर 45 एक कहानी यह भी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? भानपुरा गांव में। ठीक है ना, भानपुरा गांव में 1931 में जो है जन्म हुआ था मन्नू भंडारी का, भानपुरा गांव में। ठीक है, मन्नू भंडारी पर किस समाज का प्रभाव पड़ा है? मन्नू भंडारी पर किस समाज का प्रभाव पड़ा है? तो आर्य समाज का। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। मेरी तिब्बत यात्रा, यह यात्रा वृत्तांत है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? मेरी तिब्बत यात्रा का प्रकाशन वर्ष इसका है 1937 ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मेरी तिब्बत यात्रा के संदर्भ में असंगत बताइए। इसमें कुल 3 यात्रा का वर्णन है। ऑप्शन बी है, इस वृत्तांत के अंतिम 2 अध्याय सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। ऑप्शन सी है, पांडुलिपियों के चित्र सरस्वती तथा प्रवासी पत्रिका में प्रकाशित हुई। यानी मेरी तिब्बत यात्रा की जो पांडुलिपियों के जो चित्र हैं वो सरस्वती तथा प्रवासी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ऑप्शन डी है, यह रचना एक जीवनी विधा है। ऑप्शन ई है, इस रचना में 5 अध्याय हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया ये रचना जो है यात्रा वृत्तांत है, तो यहाँ जीवनी विधा मैंने लिखा है, तो ये असंगत पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी सभी जो ऑप्शन हैं बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 50, राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म कब हुआ था? राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म कब हुआ था? 1893। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मेरी तिब्बत यात्रा के प्रथम खंड लहासा से उत्तर की ओर के अनुसार राहुल सांस्कृत्यायन लहासा में कितने महीने और कितने दिन रहे थे? बहुत डीप प्रश्न है ये, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा। मेरी तिब्बत यात्रा के प्रथम खंड लहासा से उत्तर की ओर के अनुसार जो है राहुल सांस्कृत्यायन लहासा में कितने महीने और कितने दिन रह के आए थे, तो वहाँ पे जिक्र हुआ है। ठीक है ना, तो 2 महीना और 11 दिन रह के आए थे, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, मेरी तिब्बत यात्रा के अनुसार राहुल जी अभिसमयालंकार टीका और वाद्य न्याय टीका खोज पाने का सौभाग्य कहाँ मिला? मेरी तिब्बत यात्रा वृत्तांत के अनुसार जो है राहुल सांस्कृत्यायन को ये रचना जो आप लोग याद रखिएगा, अभिसमयालंकार टीका और वाद्य न्याय टीका, इन दोनों की खोज पाने का सौभाग्य इनको कहाँ मिला था? लहासा में, तिब्बत में, नेपाल में, कश्मीर में। ये भी बहुत डीप प्रश्न है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, लहासा में, ऑप्शन ए। भोट सरकार से चिट्ठी मिलने वाली है यात्रा संबंधी सुविधा हेतु, उपयुक्त कथन भोट सरकार का क्या आशय है? यह जो कथन है मेरी तिब्बत यात्रा से ही है। ठीक है, तो ये कथन जो है मेरी तिब्बत यात्रा रचना से राहुल सांस्कृत्यायन का है। भोट सरकार से चिट्ठी मिलने वाली है यात्रा संबंधी सुविधा हेतु, उपयुक्त कथन में जो है भोट सरकार जो दिया गया है, ठीक है, ये शब्द भोट सरकार, इसका क्या आशय है? तिब्बत, लहासा, नेपाल या कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर ए हो जाएगा, तिब्बत। ठीक है ना, भोट सरकार, वहाँ पे जो तिब्बत में जो भोट सरकार बोला जाता था। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, अरे ये यावर रहेगा याद के संदर्भ में संगत बताइए। ऑप्शन ए है, इस यात्रा वृत्तांत में द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आज़ादी तक के पूरे हिंदुस्तान का भूगोल और कालखंड सामने रखा गया है।
ऑप्शन बी है अगेन अपनी यात्रा में लाहौर, कश्मीर, पंजाब, बंगाल, औरंगाबाद, असम आदि प्रदेशों का उल्लेख है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, अरे यावर रहेगा याद में जो है लाहौर, कश्मीर, पंजाब, बंगाल, औरंगाबाद, असम, इन सभी प्रदेशों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी है इसमें भारतीय क्षेत्रों की यात्रा का वर्णन है। ऑप्शन डी है इस पुस्तक में अगेन एलुरा, अल्फ्ता और कन्याकुमारी, हिमाचल आदि का यात्रा करते हैं। ऑप्शन ई है उपरोक्त सभी। संगत बताना है, बताइए। अगर ये विधाएं आप लोग नहीं पढ़े हैं तो भी क्वेश्चन के माध्यम से ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ई ऑप्शन बिल्कुल सही है, ई ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी, सभी जो है बिल्कुल संगत हैं। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न है पार्श्वगिरी का नम्र चीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी, बिछी पैरों में नदी ज्यों दर्द की रेखा, बिहग शिशु मौन नीड़ों में। उपरोक्त पंक्ति किस पुस्तक से है? अरे ये यावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, मेरी तिब्बत यात्रा, जामुन का पेड़। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या होगा? अरे ये यावर रहेगा याद। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है स्वयं सुंदर न होकर भी मैं संसार के अखिल सौंदर्य का नींव हूँ, क्योंकि मैं संस्कृति की नींव हूँ। उपरोक्त कथन किस रचना से उद्धृत है? बहुत महत्वपूर्ण कथन है ये। मेरी तिब्बत यात्रा से है, या अरे यावर रहेगा यार आवारा मसीहा, या आप होदरी। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 56 का बी हो जाएगा, अरे जयावर रहेगा याद से जो ये कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न है अरे जयावर रहेगा याद के अनुसार असमिया के लोग शिव सागर को किस नाम से उच्चारण करते थे? शिव सागर को वो लोग जो है हिव सागर बुलाते थे, हिव सागर। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, विश्वमय है परिवर्तन तुम्हारी ही विधि पर विश्वास, हमारा चिर आश्वास। उपरोक्त कथन किस पुस्तक से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत महत्वपूर्ण इसमें जो है कथन दिए गए हैं, यारी यावर रहेगा याद। अगर पूछेगा तो इसमें कथन ही ज़्यादा पूछेगा, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने कथन जो मुझे लगा महत्वपूर्ण है उसको मैंने लिया है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, निम्न में से कौन सा यात्रा वृत्तांत विदेशी पृष्ठभूमि को लेकर लिखा गया है? ये इस क्वेश्चन को काट दीजिए, इसको मैं कल बताऊंगी, कल जो आधा क्लास लूँगी ना उसमें बताऊंगी। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, इसमें इस प्रश्न में कोई एक दिक्कत है ऑप्शन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 60, अरे जयावर रहेगा याद का प्रकाशन वर्ष क्या है? अरे यावर रहेगा याद का प्रकाशन वर्ष है 1952। ठीक है, 1952। ठीक है ना, तो 60 प्रश्न जो है आज सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा जुकाम होने की वजह से जो है इतना ज़्यादा नोजी आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ, मेरी तो नाक ही एकदम लाल हो गई है साफ़ करते करते, मैं पढ़ा भी नहीं पा रही ढंग से। ठीक है ना, तो आज थोड़ा दवा ले लेती हूँ, फिर कल जो प्रश्न बचे हुए हैं 60 प्रश्न हो गए। ठीक है ना, 160 प्रश्न है टोटल, तो मैंने 60 तो करा ही दिया आज, 150 है टोटल। ठीक है, तो 60 करा दिया मैंने, बाकी 90 जो क्वेश्चन जो भी बचे हैं उसको मैं कल करा दूँगी। ठीक है ना, तो इन प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। कल ये प्रश्न जो है पूरा जब कंप्लीट करा दूँगी ना, तब आंसर के साथ मैं आप लोग को रात को तुरंत सेंड कर दूँगी, और आज जो है मैं कहानी का सेंड कर दूँगी किसी भी हालत में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। कल जो क्लास होगी इसका जो दूसरा पार्ट होगा, और उसके बाद परसों की क्लास में मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से ले लूँगी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप वहाँ से प्रश्न है 3 से 4 प्रश्न आना अनिवार्य है, और उसके बाद जो है एक कविता पे जो है प्रश्न लूँगी, जो कौन सी कविता किस कविता संग्रह में संकलित है। ठीक है, प्रकाशन वर्ष है क्या, एक जगह उसका इकट्ठा 30-35 प्रश्न या 20 जो भी प्रश्न बनेंगे उसको मैं करा दूँगी। ठीक है ना, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। निबंध पे शायद मैं ना करा पाऊँ, क्योंकि निबंध के जो सभी प्रश्न अभी मैं बना नहीं पाई हूँ। ठीक है ना, तो निबंध आप लोग जो है मैं लाइन बाय लाइन में पढ़ाई हूँ, तो आप लोग कहेंगे मैं PDF भेज दूँगी, मैंने भेज भी रखा है, आप फाइल में देखेंगे तो पूरा PDF पढ़ा है। तो ठीक है ना, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
अगर बना पाई मैं तो ज़रूर उसको भी करा दूँगी एक दिन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।